गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का जो मॉडल सेट पेपर आया हुआ है जैक बोर्ड का, वो हम लोग देखेंगे। सेट 1 आया हुआ है अभी, तो हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें दोनों ही पार्ट है, एक सब्जेक्टिव भी है एज वेल एज ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है, दोनों है। तो सबसे पहला जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो होगा वो 35 नंबर का होगा, 35 मार्क्स का होगा। जो ऑब्जेक्टिव होगा ये कितना मार्क्स का होगा, 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स का और 35 क्वेश्चन होगा। और जो सब्जेक्टिव होगा ये भी 35 मार्क्स का होगा, ये भी 35 मार्क्स का होगा। और टोटल मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 70 का है। 70 टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 70 का है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे, सेट 1 का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। सेट 1 पार्ट 1 है, ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बोला है द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इन अ मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस। तो ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर बात करें इस चैप्टर का, तो चैप्टर जो है वो मेरा है सॉलिड स्टेट है। चैप्टर जो है वो है मेरा सॉलिड स्टेट का है। ये क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा किसमें, बॉडी सेंटर्ड में। तो बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, कहां कहां पे होगा, एक तो कॉर्नर में होगा, तो 8 इंटू 1/8 होगा। ये कंट्रीब्यूशन है कॉर्नर का, ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन प्लस बॉडी है तो उसका सेंटर कितना होगा, 1। तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो टोटल कितना हो गया, 2। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। ऑप्शन नंबर बी है। अगर क्वेश्चन मेरे से अगर वो सिंपल का पूछ रहा है तो 8 इंटू 1/8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अगर सिंपल के लिए पूछेगा, अगर वो मेरे से फेस सेंटर्ड का पूछ रहा है, देन वैल्यू कितना होगा, 8 इंटू 1/8 प्लस 6 फेस के लिए इंटू कंट्रीब्यूशन कितना 1/2 का, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। अगर बॉडी सेंटर्ड होगा तो 2 आएगा, सिंपल होगा तो वहां पे कितना आएगा, वैल्यू उसका 1 आएगा। और अगर फेस सेंटर्ड हो गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा, वहां पे 4 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। कितना स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है कौन, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी जो है वो कितना स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है इन 3 डायमेंशन। तो ये क्वेश्चन सीधे क्या है, सीधे याद रखने वाला है, सीधे आंसर एकदम ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। 74%। 74% जो होता है वो क्या होता है, ऑक्यूपाइड होता है सीसीपी में। तो सीसीपी में कितना होगा, 74% क्या होगा, ऑक्यूपाई। और अगर वो फ्री स्पेस का बात करेगा, फ्री स्पेस का अगर वो बात कर रहा होगा, तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, 100 माइनस क्या कर देंगे, 74 कर देंगे, और जितना आएगा वही मेरा क्या होगा आंसर। तो कितना होगा, 26% क्या होगा उसके पास अवेलेबल फ्री स्पेस होगा। ये भी जो क्वेश्चन था ये किसका था, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट का ही था, सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए बोला है। तो मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम लोग को मोलैरिटी निकालना है, तो हम लोग को मोलैरिटी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो यहाँ पे तो दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 ही लीटर तो है, 2 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन। तो एन का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन मास दिया हुआ 40 ग्राम और मोलर मास। तो NaOH का अगर मोलर मास निकालेंगे तो सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 1, तो कितना आ जाएगा 40। ये कितना हो गया 40, कैंसल आउट हो गया, वैल्यू कितना हो गया 1। नंबर ऑफ मोल्स हम क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट। अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पुट कर देंगे 1, और तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना दिया हुआ 2, तो 1/2 का वैल्यू कितना आएगा 0.5। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 0.5। क्लियर। ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, सॉल्यूशन चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड। एक सेल है जिसके पास क्या है, निकेल है और क्या चीज का इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, जिसमें से ई नॉट का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है Ni2 प्लस निकेल का -0.25 और कॉपर 2 प्लस ऑफ कॉपर का वैल्यू दिया हुआ है प्लस कितना 0.34 दिया हुआ है। तो हम लोग को मालूम है, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे, ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस क्या होगा, ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस कितना हो जाएगा, ई नॉट ऑफ क्या हो जाएगा, एनोड। तो यहाँ पे कैथोड में कौन सा है, यहाँ पे ई नॉट कॉपर 2 प्लस ऑफ क्या, कॉपर आएगा, और इधर इधर क्या आएगा, ई नॉट Ni2 प्लस ऑफ क्या, निकेल, ये आएगा। तो कॉपर 2 प्लस का हम लोग वैल्यू देख लेंगे, कितना है वैल्यू, 0.34 है, तो प्लस 0.34, ये माइनस है और ये इधर से माइनस, ये क्या कर लेगा प्लस 0.25, 0 कितना 59 वोल्ट आ गया। तो 0.59 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैक बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस। तो हेबर्स प्रोसेस बेसिकली जो होता है, ये किस चीज को बनाने के लिए है, ये अमोनिया को हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग बनाते हैं अमोनिया, अमोनिया। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, यहाँ पे क्या करते हैं N2 प्लस H2, रिएक्शन क्या होता है रिवर्सिबल, बैलेंस कर लेंगे 2 टाइम्स अमोनिया, यहाँ बैलेंस करेंगे तो 3 टाइम्स हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, आयरन कैटलिस्ट होता है, आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। फाइनली डिवाइडेड क्या होगा, आयरन पार्टिकल्स मोलिब्डेनम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। तो यहाँ पे है सबसे पहला हेमाटाइट है, और हेमाटाइट का हम लोग को यहाँ पे फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3, और सेसिटिराइट या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, टिन स्टोन, इसको हम लोग बोलते हैं टिन स्टोन। तो सेसिटिराइट और क्या फिर है, क्या है टिन स्टोन। तो टिन स्टोन में क्या होता है, SnO2 होगा, SnO2। तो ये आयरन तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो Sn है। और दूसरा जो है वो कौन सा है, डोलोमाइट है। तो डोलोमाइट का मतलब क्या होता है, MgCO3, और कौन सा होता है CaCO3, तो इसमें भी नहीं है आयरन, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2O3 डॉट कितना 2H2O, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी आयरन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है ये मेटलर्जी चैप्टर से है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन वाला से है, मेटलर्जी से, मेटलर्जी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू चेंज। तो कैटलिस्ट का क्या रोल है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कोई ग्राफ को अगर हम लोग मान लेते हैं बनाते हैं, यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये इधर वाला जो पोर्शन है, इधर वाला जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये रिएक्टेंट पोर्शन है, और इधर वाला जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, मेरा प्रोडक्ट वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होता क्या है, ये जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी EA। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हम लोग कैटलिस्ट को ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, इसको क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा। और ये अगर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होना क्या है, ज्यादा आसान हो गया, ये जल्दी रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में, क्योंकि इसको जब तक ये क्रॉस यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा तब तक प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी को लोअर कर दिया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा वो क्या कर जाएगा, लोअर कर जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी से, EA से, EA। तो कैटलिस्ट का काम है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये किसके अंदर आ सकता है, ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आएगा, सरफेस केमिस्ट्री। ये थोड़ा मोड़ा केमिकल काइनेटिक्स में भी कुछ कुछ दिया हुआ है इसके बारे में, तो उसमें भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो कौन सा जो है वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। तो यहाँ पे इसको हम लोग को सीधे याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा होता है, मोलालिटी। मोलालिटी जो होता है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। जहां पे भी मास का बात हो रहा होगा, कहीं पे भी अगर मास का बात होगा तो वो जनरली क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट। और बाकी ये मोलैरिटी, नॉर्मलिटी और फॉर्मलिटी, ये सब जो है ये तीनों का तीनों क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी
इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। और ये जो क्वेश्चन है वापस से, ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा चैप्टर का है? सॉल्यूशन चैप्टर का, सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। तो मोलार कंडक्टिविटी जो है वो कैसे इंक्रीज करेगा? तो मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग को वहां क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे से डाइल्यूशन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस जो होगा उसको क्या करेगा? वो फर्निश क्या करेगा? ज्यादा करेगा, और ज्यादा करेगा तो मोलार कंडक्टिविटी जो होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम लोग डाइल्यूशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? करेक्ट है। क्या ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? तो कोवेलेंसी का बात कर रहा है, तो कोवेलेंसी कितना कोवेलेंट बॉन्ड वहां पे क्या करेगा? बनेगा उसके साथ। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो यहाँ पे बनेगा वो कितना बनता है? यहाँ पे जैसे हम लोग बनाएंगे N डबल बॉन्ड O, इधर डेटिव बॉन्ड के साथ वो लगता है ऑक्सीजन, फिर N डबल बॉन्ड O, फिर इधर भी ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ पे कितना बॉन्ड बना? 1 2 3, कितना बना? 4। तो ऑप्शन नंबर क्या है? डी। तो N2O5 में जो कोवेलेंसी है वो कितना है? कोवेलेंसी जो है वो कितना है? 4 है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट। और क्वेश्चन का अगर बात किया जाए तो ये कौन सा चैप्टर का है? पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स? कलर्ड कंपाउंड्स, तो यहाँ पे हम लोग को क्या है? हम लोग को मालूम होना चाहिए स्कैंडियम है। तो स्कैंडियम जो होता है वो कितना होगा? 3D0 होगा। स्कैंडियम जो होगा वो कितना होगा? 3D0 होगा। हम लोग चाहे तो हम लोग इसको लिख कर भी देख सकते हैं। जैसे स्कैंडियम है तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना? 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और ये कितना होगा? 4s1, 4s1, 4s 3s2, 3p6, और ये कितना हो जाएगा? 4s1 का ऑर्बिटल, और फिर कौन सा आएगा? 3d का ऑर्बिटल। तो 3d में तो यहाँ पे कितना हो गया? यहां तक हो गया मेरा 10, यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 2 हो जाएगा, तब 2, और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे 10 हो गया, और यहाँ पे 10 20, और इधर यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे डी वाले में जो हमको इलेक्ट्रॉन जो देना है वो कितना देना है? 1 इलेक्ट्रॉन देना है, 1। तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो कहां से निकलेगा? पहले इससे ये निकलेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बचा? 3D0 बचा। तो कंप्लीटली फिल्ड जो रहता है, जो कंप्लीटली फिल्ड होगा वो जनरली क्या होता है? कलरलेस होता है। जो कंप्लीटली फिल्ड या फिर जिसमें एक भी नहीं है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो कलरलेस होता है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कलर्ड का बात कर रहा, तो इसका ये कितना है? 3D0 है। 3D0 है, इसका मतलब ये क्या है? कलरलेस है। 3D0 है मतलब ये क्या है? मेरा कलरलेस है। सेम उसी तरीके से Mn2+ है, तो Mn2+ जो होता है इसमें बेसिकली जो यहाँ पे अगर कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं तो यहाँ कितना होता है? 3D5 होता है, 3D5। तो 3D5 इसका जो कलर होता है वो कौन सा कलर का होता है? पिंक होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, 0 या फिर 10 नहीं है। और 0 10 नहीं है तो मतलब वो कंपाउंड जो होगा, मतलब जो आयंस होगा वो क्या होगा? कलर्ड होगा। Zn2+ का अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा? यहाँ पे भी 3D10 आएगा, तो 3D10 आएगा तो ये बेसिकली क्या होगा? कलरलेस हो जाएगा, कलरलेस। और ये भी जो होता है ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है। तो हमको क्वेश्चन बोला था कलर्ड, तो कलर्ड मतलब ऑप्शन नंबर बी, Mn2+। Mn2+ जो है वो यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+, जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है कितना? 27। तो हम लोग यहाँ पे Z इक्वल टू कितना निकालना है? 27। तो यहाँ पे Z जो है वो 27 है, तो हम लोग कोई भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 कंप्लीट हो गया। और 3D यहाँ कितना हो गया? 7, 3D7। लेकिन यहाँ पे क्या है? M2+ बोल रहा है, मतलब हमको 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए, तो यहाँ क्या बचा? 3D7। डी में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 5, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और कितना हो गया? 7। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो बच रहा है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा वो कितना बच रहा है? 3। और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √n ऑफ n+2 क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे कितना? 3+2, ये कितना आ गया? बोर मैग्नेटॉन। तो ये कितना आएगा? √3, और ये कितना? 5 बोर मैग्नेटॉन, और ये कितना हो गया? √ कितना? 15 कितना? बोर मैग्नेटॉन। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे? √15 का हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे।
जो भी रूट 15 का वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। तो निकालेंगे तो ऑलमोस्ट हमको कितना देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे 6 का करेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 36। यहाँ पे ये वाला भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट कौन सा है, ये वाला 3 पॉइंट कितना आएगा, 3.87। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे क्या है, करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फॉस्फोरस एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। तो हम लोग को यहाँ पे ऑक्सो एसिड पहचानना है फॉस्फोरस का, जो जिसमें कौन सा स्टेट में लाई कर रहा है, +5 स्टेट में वहां पे क्या कर रहा होगा, लाई कर रहा होगा। अगर H3PO3 का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो स्टेट लाई करता है वो +3 स्टेट करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए, एक हाइड्रोजन के लिए कितना होता है 1, तो 3 के लिए 3 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 6, तो x इक्वल टू कितना आ गया, +3। तो यहाँ पे जो स्टेट था वो कितना था, +3। दूसरा अगर देखा जाए तो इसमें कितना स्टेट निकलेगा, 3x, और ये कितना हो गया 4 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया, +1। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो कितना स्टेट में है, +1 स्टेट में है। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना निकलेगा, 3 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा 4 2 8 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना आ गया, +5। इट मींस यहाँ पे जो स्टेट है वो कितना है, +5 स्टेट है। और नीचे वाला जो H4P2O6 है, यहाँ पे जो स्टेट जो निकलता है वो कितना निकलता है, +4। तो हम लोग को मतलब है किससे, +5 से। देन ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है वो क्या है, करेक्ट है। और ये जो क्वेश्चन है, अगेन क्वेश्चन जो था वो किस ब्लॉक का था, पी ब्लॉक का था, पी ब्लॉक। और ये जो पीछे जो क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे ना, ये सब जो क्वेश्चन, ये जो है ये क्वेश्चन था किसका, डी ब्लॉक का था, डी ब्लॉक का था। ये वाला भी जो क्वेश्चन जो था ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट का ही था, डी ब्लॉक एलिमेंट। Next question, the process of heating the ore in the excess supply of air below its melting point। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सीधे बस ध्यान रखना है कि हम लोग बोलते हैं किसको है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, रोस्टिंग। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म चिलेट। तो ये क्वेश्चन जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, क्वेश्चन जो है ये है मेरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो यहां पे बात कर रहा है किस चीज का, चिलेट बनने के। तो चिलेट बनने के लिए हमको क्या चाहिए, कम से कम बाइडेंटेट होना चाहिए, बाइडेंटेट लिगेंड्स वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। तो बाइडेंटेट लिगेंड में बात किया जाए तो एसीटेट, तो एसीटेट यहाँ पे नहीं होगा, ये इस तरीके से बाइंड नहीं कर सकता। लेकिन साइनाइड तो हो ही नहीं सकता, अमोनिया भी नहीं हो सकता। ये तो ये सब कौन सा है, ये तो मोनोडेंटेट है। ये क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड है। और यहाँ पे जो ऑक्सिलेट है, तो ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे माइनस, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है, ऑक्सीजन पे माइनस। तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पे मेटल के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा। यहाँ पे क्या होगा, चिलेशन होगा। तो चिलेशन होगा, इट मींस ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ऑक्सिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ हेलाइड्स आयन इन PtNH3 का होल 3Cl2 BrCl। तो सिंपली इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इसको सीधे ब्रेक कर लेना है। तो ब्रेक करेंगे तो PtNH3 का होल 3, यहाँ पे Cl2, और यहाँ पे क्या होगा Br, यहाँ पे प्लस चार्ज, और इधर क्या होगा Cl माइनस, Cl कितना माइनस। तो कितना हेलाइड आयन मिल रहा है हमको, एक मिल रहा है। तो एक मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, बोला है 2 टाइम्स CH3Br + 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर CH3 दिया। तो कार्बन का नंबर जो था वो क्या हो गया, डबल हो गया। और कार्बन का नंबर जो डबल होता है वो किसमें होता है, ओर्ज रिएक्शन में होता है। इसका रिएक्शन क्या होता है, 2Rx + 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव Rr प्लस क्या है, 2NaX। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है CH3CH2Br अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH का काम ही होता है अनसैचुरेटेड बनाना, मतलब डबल बॉन्ड बनाना। डबल या तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो यहां पे क्या होगा, अल्कोहलिक KOH है तो CH कार्बन H, यहाँ पे Br। अब यहाँ पे क्या है, अल्कोहलिक KOH है। तो अल्कोहलिक KOH है तो KOH को हम लोग ब्रेक करेंगे तो किसमें टूटेगा, K++ किसमें, OH माइनस। बीटा एलिमिनेशन होगा तो OH माइनस इसको ले लेगा, यहां शिफ्ट होगा, और Br यहां से निकल जाएगा। तो Br निकला तो क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड क्या बचा, CH2 ही तो बचा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट। यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन 2 जो है वो क्या है? 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, डाइहाइड्रिक है। तो देख लेते हैं कौन सा है। तो ब्यूटेन 2 मतलब CH3CHOH CH2 और ये क्या है CH3। तो यहां से हमको चेक करना पड़ेगा। तो यहां से चेक करेंगे तो यहां से इधर से ये कितना डिग्री, इधर से एक इधर R ग्रुप और एक इधर R ग्रुप, तो कितना है 2 डिग्री है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल जो है वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है C2H5OH H2SO4 और 443 केल्विन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं। तो 443 केल्विन डालेंगे तो यहाँ पे क्या H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। H2SO4 जो है ये क्या है मेरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब यहाँ से वाटर को हम लोग क्या करेंगे लिबरेट करवाएंगे। तो लिबरेट करवाएंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या CH3 CH2 यहाँ पे OH और इस CH3 को हम लोग क्या लिखते हैं CH2H। यहाँ से वाटर को हम लोग क्या कर देंगे निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड क्या बनेगा CH2, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है CH3CHO LiLH4 के साथ है। तो ये LiLH4 का मतलब क्या है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्राइड डोनर्स है। तो यहाँ पे LiLH4 को ब्रेक करेंगे तो Li प्लस प्लस किसमें टूटेगा AlH4 माइनस। तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कैसे होगा, ये CH3 है, C डबल बॉन्ड OH वो अटैक करने के लिए आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HAlH3 माइनस, ये हाइड्राइड डोनर्स है। तो हाइड्राइड डोनर्स है तो ये H यहाँ पे ये ऊपर शिफ्ट। नेक्स्ट क्या होगा CH3 ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इधर H आ गया, इधर H। नेक्स्ट स्टेप हाइड्रोलाइज कर देंगे। तो हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये लेगा यहाँ पे CH3 यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या H, मतलब क्या बना CH3 CH2 ये क्या बन गया OH। मतलब कितना डिग्री अल्कोहल 1 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए CH3 CH2 OH। क्लियर। इसी तरीके से NaBH4 के साथ भी हम लोग क्या कर सकता है पूछ सकता है, NaBH4 के साथ भी NaBH4। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। इस चारों में से कौन ऐसा है जो मेथड नहीं है रिफाइनिंग करने के लिए। तो सीधे याद रखना ये स्मेल्टिंग जो है ये कोई मेथड नहीं है। स्मेल्टिंग जो है ये कोई मेथड नहीं है क्या करने के लिए रिफाइन करने के लिए। हम लोग यहां से क्या करते हैं मेटल को हम लोग क्या करते हैं स्मेल्टिंग से मेटल को हम लोग क्या करते हैं एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटलर्जी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रेडियो एक्टिव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ। जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है जितना भी नेचुरल डीके प्रोसेस होता है रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है ये सबका सब कौन सा काइनेटिक्स फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को क्या करता है फॉलो करता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी में ये सब लिखा हुआ है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो हम लोग को डायामैग्नेटिक देखना है। तो डायामैग्नेटिक का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा पेयर्ड होगा। सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होना पड़ेगा इसको पेयर्ड होना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तभी हम लोग उसको क्या बोलेंगे डायामैग्नेटिक, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डायामैग्नेटिक कौन सा होगा तो हम लोग जैसे यहाँ पे जो आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। तो हम लोग देख लेते हैं जिंक का। तो जिंक जो होता है वो कितना होता है एटॉमिक नंबर 30। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 यहाँ पे 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये कितना है 3d जो होगा यहाँ पे कितना है 10 हो जाएगा। तब हम लोग अब क्या लिखना है जिंक 2+ का लिखना है। जिंक हमको कितना लिखना है 2+ का लिखना है। तो यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 3d10 बचा। और हमको पता है डी के पास कितना डब्बा होता है 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारा इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर्ड है। और सारा इलेक्ट्रॉन जब पेयर्ड होगा तो इसका मतलब क्या है डायमैग्नेटिक है, मतलब ये। क्लियर। तो इसी तरीके से हम लोग चाहें तो बाकी भी देख सकते हैं, वो तुम लोग खुद से देख लेना कि कौन सा है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट बोला है ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है तो हम लोग किसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन बोलते हैं। एस ब्लॉक होगा तो ये क्या है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। अगर ये पूछता है तो ये क्या होगा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होगा।
ये दोनों ही, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक को बोलते हैं, एफ ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3CH2 आयोडीन प्लस KCN है और क्या है, अल्कोहलिक है, अल्कोहलिक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन होगा कैसे, ये जो है ये KCN को हम लोग ब्रेक करेंगे, KCN को ब्रेक करेंगे, K प्लस प्लस किसमें होगा, CN माइनस, ये CN माइनस किस पे अटैक करेगा, CH2 पे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा। मतलब क्या बन गया, CH3CH2CN बन गया। तो CH3CH2CN का है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 होगा, तो यहाँ पे जो रूल लगता है वो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोला था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोपीन है, तो प्रोपीन मतलब CH3CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो रूल लगने वाला है मार्कोनिकॉफ रूल, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको हाइड्रोजन जाएगा, और जिसके पास कम होगा उसको हैलोजन जाएगा। तो यहाँ पे तो कौन सा जाएगा, OH, तो इसके पास कम है तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, OH। तो यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, CH3CHOH, और यहाँ क्या होगा, CH3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। बस छोटा सा रूल याद रखना है, कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 टाइम्स C6H5CHO NaOH फॉर्म डाल रहे हैं, C6H5CONa प्लस C6H5CH2OH। तो यहां पे क्या है, ये इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन क्या है इसके पास प्रेजेंट नहीं है, और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और कंसंट्रेटेड अल्कली और हीट करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, एक मोल क्या होता है, रिड्यूस करेगा। ये जो है ये कौन सा है, ये रिड्यूस कर रहा है, एक मोल रिड्यूस करेगा और दूसरा मोल जो होगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। और इस टाइप का रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वैसे ही कंपाउंड शो कर सकता है, वैसे ही कंपाउंड दिखा सकता है जिसके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब नो अल्फा हाइड्रोजन उसके पास होना चाहिए। नेक्स्ट बोला हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन CH3NH2। ये तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है, sp3 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होगा। नेक्स्ट, 1 डिग्री एसिड अमाइड मे बी कन्वर्टेड इनटू अमीन बाई, तो ये भी रिएक्शन डायरेक्ट है, कौन सा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें तो एक कार्बन एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। रिएक्टेंट में जैसे मान लेते हैं मेरे पास R, C डबल बॉन्ड O NH2 है, अमाइड है, इसमें क्या डालेंगे, Br2 डाल देंगे और क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे, तो यहाँ क्या बनता है, RNH2 बनता है। RNH2 एक कार्बन भी डिक्रीज करता है एज वेल एज किसमें कन्वर्ट करता है, अमीन में कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। सैंडमेयर सब में तो बनता ही नहीं है। नेक्स्ट, द गैस इवॉल्व व्हेन मिथाइल अमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड। तो मिथाइल अमीन को हम लोग रिएक्ट करेंगे तो CH3NH2 है, नाइट्रस एसिड डालेंगे, मतलब HNO2 का बात कर रहा है, तो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस। यहाँ पे जो गैस निकलता है वो कौन सा गैस निकलता है, नाइट्रोजन गैस, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज। तो सुक्रोज का क्या हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होगा, तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज प्लस क्या होता है, फ्रुक्टोज। तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी, ऑप्शन नंबर डी। कुछ दिन पहले ही हम बता रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी एज। तो ह्यूमन बॉडी में उसको कैसे हम लोग स्टोर करके रखेंगे, वहां पे जो स्टोर रहता है वो कैसा रहेगा, एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या करता है, वो स्टोर रहेगा, एज अ ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो क्या रहता है, स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, अ ड्रग विच इज इफेक्टिव इन क्यूरिंग मलेरिया। तो मलेरिया के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोक्विन यूज। तो यहाँ पे कौन सा है, क्विनिन। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। बेकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ, बेकेलाइट जो है वो किसका एग्जांपल है, तो हम लोग को पता है बेकेलाइट को हम लोग एक बार बना दिए तो उसको हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, मतलब कौन सा होगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, एक बार बना दिए तो उसको बार बार हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था एमसीक्यू हम लोग का, क्लियर। नेक्स्ट जो है पार्ट 2 जो है वो मेरा क्या है, सब्जेक्टिव टाइप है। पार्ट 2 जो था वो सब्जेक्टिव टाइप था, इसमें कुछ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ था। हम लोग को सारा क्वेश्चन एक्चुअली हम लोग को अटेम्प्ट नहीं करना है इसमें से। तो यहाँ पे क्या क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 sections, for example ABC, from all section answer according to instruction। तो यहाँ पे क्या है,
सेक्शन ए के पास क्या होगा, टोटल 7 क्वेश्चन होगा, जिसमें से हम लोग को केवल कितना देना है, 5, केवल हम लोग को 5 का आंसर देना है, और ईच क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करेगा, 1 मार्क्स। सेक्शन बी के अंडर जो है वो क्वेश्चन वो कितना है, 7 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से कितना क्वेश्चन का हम लोग आंसर देना है, 5 क्वेश्चन का देना है, और एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितना मार्क्स का रहेगा, 3 मार्क्स का। मतलब ये कितना मार्क्स का, इधर वाला ये 5 या 15 मार्क्स का रहेगा ये, और यहाँ पे कितना क्वेश्चन करना, 5, तो ये कितना नंबर का रहेगा, 5। और इधर द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सेक्शन सी कितना होगा, 5, जिसमें से करना है कितना, 3, तो इधर भी कितना हो गया, 15, तो 15 15 कितना, 30, और 5 कितना हो गया, 35। तो टोटल सब्जेक्टिव भी जो होगा वो कितना नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा, 35 नंबर का होगा। क्लियर? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बोल रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ एरोसोल। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, एरोसोल का हमको एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल एरोसोल्स का हम लोग एग्जाम्पल देना है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये सरफेस केमिस्ट्री का, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली सब में एरोसोल्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, जेल्स हो गया, ये सब के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 तरह का फेज होता है, एक फेज को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज, एक होगा डिस्पर्स फेज, और दूसरा जो होता है वो होता है डिस्पर्सन मीडियम। एक होता है डिस्पर्स फेज और दूसरा जो होगा वो कौन सा मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम। तो इस केस में डिस्पर्स फेज जो होता है वो कौन सा होगा, सॉलिड, डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो क्या होता है, गैस। तो एग्जांपल्स हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया था, तो सीधे हम लोग एग्जांपल में एग्जाम में एग्जांपल लिखेंगे, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट स्टॉर्म हो गया, ये सब किसके अंदर आता है, एरोसोल्स के अंदर आता है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि डिस्पर्स फेज जो होता है वो सॉलिड होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो क्या होता है, गैस होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी बोलते हैं किसको है, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होगा। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करेंगे, किस चीज का, प्योर मेटल का, किस चीज से करेंगे, ओर से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी हम लोग उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, among hydrides of group 15 elements which has lowest boiling point, among hydrides of group 15 किसके पास क्या होगा, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे बोला गया है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट का यहाँ पे बात हो रहा है। तो कम बॉइलिंग पॉइंट का बात हो रहा है, तो हम लोग को क्वेश्चन जो है वो ग्रुप 16 का है, ग्रुप 16 नहीं, ग्रुप 15 का है, ग्रुप 15 का है। तो हाइड्राइड्स का बात करेंगे तो कौन सा होगा, NH3 हो गया, ये सब PH3 हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो किस चीज का बात करेंगे, जैसे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, PH3 हो गया, NH3 हो गया, ये सब हो गया। तो यहाँ पे हाइड्राइड्स ये सब है, NH3 हो गया, SbH3 हो गया, ये सब है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना, हमको बताना है कि कौन सा हाइड्राइड का सबसे लोअर होगा। तो सबसे लोअर जो होगा वो कहाँ होगा, ऊपर वाले मेंबर्स का होगा। जो सबसे लोअर जो होगा वो किसका होगा, ऊपर वाले ही मेंबर का होगा यहाँ पे। तो ऊपर वाले मेंबर का होगा तो मतलब कौन सा, NH3 का होगा। वही बोला है, अमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स विच हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट का बात कर रहा है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट्स का यहाँ पे क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो हम लोग को बस, हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। क्लियर? यहाँ पे हाइड्राइड्स का बात कर रहा है, इस चीज का ध्यान रखना है, एग्जाम में इस चीज का ध्यान रखना है। वो एलिमेंट्स का नहीं बात कर रहा है, वो हाइड्राइड्स का बात कर रहा है। यहाँ पे सीधे वो नाइट्रोजन का नहीं बात कर रहा है, या फिर सीधे वो फास्फोरस का नहीं पूछ रहा है। वो किस चीज का पूछ रहा है, वो पूछना चाह रहा है किसका, हाइड्राइड्स के बारे में वो पूछना चाह रहा है। तो हाइड्राइड्स किसका, ग्रुप 15 का, ग्रुप 15। यहाँ पे ये इसको नहीं लिखना है, ये इसको नहीं लिखना है। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज पूछा गया है, हमको हाइड्राइड्स का पूछा गया था। हमको क्या पूछा रहा है वो क्वेश्चन वाला, हाइड्राइड्स का पूछ रहा है, तो हम लोग को वो लिखना है। क्लियर ना? तो ये हो गया।
और ये जो क्वेश्चन जो था कौन सा है, ये पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। लेकिन एक्चुअली ऐसा यहाँ पे होता क्या है, जनरली यहाँ पे NH3 जो है, NH3 और यहाँ पे किस चीज का है, PH3 है, PH3 का। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग इसको देखेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे इसको एक्सपेरिमेंटली हम लोग इसको देखेंगे, तो हमको यहाँ पे यही देखने मिलेगा कि NH3 का क्या होता है, लोअर होता है, PH3 भी होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+, Mn2+ आयन का बात कर रहा है। तो Mn2+ है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, फिर कितना हो जाएगा 3d कितना 5। तो Mn2+ है तो ये इसको हटा देंगे, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये हटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है तो यहाँ पे 3d5 आ गया। तो 3d5 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 कितना 5, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना बचा, 5 होगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए हम लोग को क्या हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए, अगर sp3 होगा तो sp3 में क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है, sp3 में टेट्राहेड्रल होगा। और अगर मेरे पास dsp2 होगा तो dsp2 में क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर मतलब क्या होना चाहिए, dsp2 होना चाहिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, dsp2। नेक्स्ट बोला है राइट द आईयूपैक नेम। तो आईयूपैक नेम यहाँ पे OH है और मेरे पास क्या है CHO, दोनों में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है, CHO का ज्यादा प्रायोरिटी होता है OH से। तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, ये कितना 4 और ये कितना हो गया 5। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ कितना है, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 3 हाइड्रोक्सी, फिर कौन सा होगा, 4 पोजीशन में कौन सा है, मिथाइल, 4 मिथाइल और कितना कार्बन है 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या हो गया, पेंट, पेंट, फिर कितना हो जाएगा 1 Al, पेंटेनल, या फिर हम लोग सीधे पेंटेनल भी लिख सकते हैं या फिर 1 Al भी लिख सकते हैं, ये होगा। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ये कुछ दिन पहले ही बता रहे थे बायोमोलिक्यूल्स में, विटामिन डी है तो विटामिन डी में क्या होता है, रिकेट्स, डेफिशिएंसी डिजीज जो है इसका क्या है, रिकेट्स है। सॉफ्टनिंग एंड बेंडिंग ऑफ बोन्स इन चिल्ड्रन, कंट्रोल्स कैल्शियम एंड फास्फोरस मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। तो बोलते किसको है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, the sum of powers और exponents to which the concentration terms are raised to the rate law expression में जो पावर जो रेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हम लोग कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिख लिए, A ऑफ A B ऑफ B क्या दिया, प्रोडक्ट दिया, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रेट, तो K, एक A का पावर कितना M और B का पावर कितना लिख दिए N। यहाँ पे A और B नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होता है। तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है तो ये इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्या किए M और यहाँ क्या दिए N, और दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे तो वो क्या दे देगा, हमको ऑर्डर दे देगा, वो क्या देगा, ऑर्डर दे देगा। तो हमको यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यूनिट पूछा था किसका, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है, पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पर सेकंड। अगर जीरो ऑर्डर के लिए रहेगा तो क्या बोलेंगे, मोल पर लीटर पर कितना होगा, सेकंड होगा। ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिज ऑप्शन। ये क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साल आता है ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या फिजिक्स ऑप्शन, फिजिक्स ऑप्शन का दूसरा नाम क्या, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, और केमिज ऑप्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, यहाँ पे जो फोर्स जो लगता है वो कौन सा लगता है, वैन डर वाल फोर्स, और वैन डर वाल फोर्स हमको मालूम है क्या होता है, वीक फोर्स होता है नेचर में, ये क्या है, वीक फोर्स है। दूसरा क्या है,
केमिज ऑप्शन में इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, केमिकल बॉन्ड बनेगा। ये क्या है, इट इज नॉट स्पेसिफिक, मतलब ये मल्टीपल जगह पे भी क्या हो सकता है, काम कर सकता है। और ये क्या, हाईली स्पेसिफिक, मतलब पर्टिकुलरली उसी के लिए ही काम करेगा, दूसरे के लिए वो काम नहीं कर सकता है। और फिजिक्स ऑप्शन जो होगा वो क्या होता है, रिवर्सिबल इन नेचर होगा। और जो केमिज ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, इरिवर्सिबल इन नेचर। इस केस में जो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, लो होगा। और इस केस में हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, हाई होगा। इसमें हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो क्या होगा, हाई होगा। फिर क्या है, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज इन्वॉल्व, कोई भी इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, इन्वॉल्व होता है। और इस केस में क्या बनेगा, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन मतलब फिजिक्स ऑप्शन में मल्टी मॉलिक्यूलर, और इसमें क्या बनता है, यूनी मॉलिक्यूलर। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। क्लियर। ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेस आर एब्जॉर्ब रेडली, जो भी इजिली लिक्विफाई कर सकते हैं जो गैस को, वो इजिली एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ये क्या करेगा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। गैसेस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट शो केमिज ऑप्शन। तो दोनों का दोनों क्या करेगा, गैस पे डिपेंड कर रहा है। इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीज विथ टेम्परेचर। ये जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इंक्रीज कर जाएगा। और ये क्या करेगा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। तो इसमें से सारा तो आने वाला नहीं है, सारा आने वाला नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसी के हिसाब से लिखना है, जैसे जितना भी मार्क्स का होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख लेंगे। अगर 3 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स का था ही है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, हम लोग कितना मार्क्स वहां पे डालेंगे, 4 पॉइंट डाल देंगे हार्डली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट दीज रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या डाल दिया है, HBr डाल रहा है, और क्या डाला है, पेरोक्साइड डाला है। मतलब रूल क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या बोला था, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसको क्या जाएगा, हैलोजन जाएगा। तो इस ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास है, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, Br। और हाइड्रोजन किसको जाएगा, इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2 Br, और यहाँ पे क्या है, AgCN है। तो AgCN जो टूटेगा वो Ag++ किस में टूटेगा, Cn- में। इस केस में जो अटैक करने आता है वो कौन सा आता है, N। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर KCN होगा तो वहां साइनाइड बनता है, और यहाँ पे क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड्स बनता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2, और ये क्या है, NCA। ये क्वेश्चन अक्सर देखने मिलता है जैक बोर्ड में, ये वाला KCN और AgCN वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 CH2OH प्लस PCl3 के साथ हमको क्या करना है, रिएक्शन करना है। तो यहाँ पे जब भी PCl3 होता है तो कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या बनता है, 3 टाइम्स CH3 CH2 Cl, ये होगा CH3 CH2 और ये क्या हो गया, Cl मेरे पास क्या हो गया, बन गया। साथ में क्या निकलेगा, प्लस। यहां से क्या निकला, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है, और क्लोरीन जो यूज किए हैं वो 3 यूज कर लिए, तो क्या बचा है, 3 हाइड्रोजन बना है, H3PO क्या बचेगा, 3 बचेगा। क्लियर। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कॉन्क H2SO4 प्लस क्या है, कॉन्क HNO3 है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रेशन करेगा। ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है तो नाइट्रेशन करेगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, सब जगह करता है, तो सब जगह करेगा। तो यहाँ क्या होगा, OH, यहाँ पे क्या है, NO2, यहाँ पे NO2, और ये क्या है, NO2, और इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। कौन बोलते हैं, पिक्रिक एसिड। अगर यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 डालेगा तब वहां पे क्या बनेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक पारा, मतलब एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और एक कौन सा बनता है, पारा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर कौन सा यूज किया जाएगा, डाइल्यूट HNO3 यूज किया जाएगा तब। कंसंट्रेटेड के केस में पिक्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन DNA एंड RNA। तो RNA और DNA के बीच में हमको क्या करना है, डिफरेंस हमको देखना है। ये भी बायोमोलिक्यूल्स में कुछ दिन पहले ही बताए थे। तो DNA है और RNA है। तो DNA में क्या होगा, DNA मतलब यहाँ पे जो शुगर जो होता है वो कौन सा होगा, ये डीऑक्सीराइबोज होगा। और RNA के केस में क्या होगा, राइबोज शुगर होता है, राइबोज शुगर। DNA इसमें पिरिमिडीन बेसिस क्या होता है, थाइमिन होगा, इज प्रेजेंट इन DNA। लेकिन यहाँ पे थाइमिन के जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है इन केस ऑफ RNA। और DNA में क्या होगा, DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंड हेलिक्स होता है, और ये क्या होता है, एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्ट्रैंड हेलिक्स में क्या करता है, ये करेगा, सिंगल स्ट्रैंड में होता है बस। DNA कंट्रोल्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर। DNA क्या करेगा, ट्रांसमिट करता है किसको, हेरिडिटी कैरेक्टर को। और DNA जो और RNA जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है किसको, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। तो होमो का मतलब हम लोग को मालूम है क्या होता है, सेम,
और कोपॉलीमर में क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट। तो यहाँ पे होमोपॉलीमर और दूसरा कौन सा है, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब द पॉलीमर फॉर्म्ड फ्रॉम वन काइंड ऑफ मोनोमर, ओनली वन काइंड ऑफ मोनोमर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा, उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। यहाँ होमोपॉलीमर होमोपॉलीमराइजेशन होता है, और कोपॉलीमर में क्या होगा, अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड कोपॉलीमर और मिक्स्ड पॉलीमर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड पॉलीमर या फिर कोपॉलीमर। इसका जो स्ट्रक्चर होगा होमोपॉलीमर का वो कौन सा होगा, सिंपल स्ट्रक्चर होगा, और कॉम्प्लेक्स वाले में इसका क्या होगा, कोपॉलीमर में कॉम्प्लेक्स होगा। इसका एग्जांपल पॉलीथीन, जैसे हम लोग देखे थे, NCH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉलीमराइज करेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे सिर्फ CH2 और ये क्या हो जाएगा N, और ब्यूना S में बताए थे, ब्यूना S का मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस क्या था, स्टाइरिन था, तो बता दिए थे। यहाँ पे NCH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और स्टाइरिन NCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या बताए थे, C6H5 पॉलीमराइज कर देंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ सिर्फ, ये यहाँ पे सिर्फ क्या बन जाएगा, CH2 CH, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2 CH CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5, और यहाँ क्या हो जाएगा N हो गया, ये बन गया। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो देखने मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमको कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, बट उस केस में क्या मिलेगा, सिंपल स्ट्रक्चर हमको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर ट्रांक्विलाइजर्स, गिव राइट वन एग्जांपल, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर एनाल्जेसिक्स, राइट वन एग्जांपल। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांक्विलाइजर जो होता है जनरली मेंटल पेशेंट जो होता है उन लोगों को दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ट्रांक्विलाइजर्स दीज आर सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड मेंटल डिजीज। तो मेंटल डिजीज अगर किसी को है तो वहां पे क्या कौन सा दिया जाएगा, ट्रांक्विलाइजर्स दिया जाएगा। तो द ट्रांक्विलाइजर्स आर आल्सो कॉल्ड साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स के नाम से भी हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं, लेकिन एग्जाम में मोस्टली ट्रांक्विलाइजर्स के नाम से ही मिलेगा। जैसे एग्जांपल लुमिनल हो गया, वेरनॉल हो गया, सिकनॉल हो गया, ये सब क्या है, एग्जांपल्स है। तो हम लोग को एक बोला था, हम लोग को जो अच्छा लगे वो हम लोग लिख देंगे, तो लुमिनल लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है एनाल्जेसिक्स, तो केमिकल सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर रिलीफिंग पेन। तो एनाल्जेसिक्स क्या करता है, दर्द को क्या करता है, कम करता है। केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच यूज्ड फॉर रिलीफिंग पेन आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स। दीज आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो होता है वो नॉन नारकोटिक्स होता है, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है, नारकोटिक्स। तो नॉन नारकोटिक्स जो होता है वो क्या होता है, नॉन एडिक्टिव होता है, मतलब हमको उसका एडिक्शन नहीं होगा, दवाई का हमको एडिक्शन नहीं होगा। और नारकोटिक्स जो होता है इसमें क्या होगा, नारकोटिक्स एडिक्टिव इन नेचर होता है, एडिक्टिव इन नेचर। जैसे एग्जांपल हो गया नोवाल्जिन हो गया, नोवाल्जिन बहुत फेमस एनाल्जेसिक्स है, नोवाल्जिन हो गया, आइब्यूप्रोफेन हो गया, ये सब क्या है, फेमस एग्जांपल है किसका, एनाल्जेसिक्स का। और अगर ट्रांक्विलाइजर्स का होगा तो वहां पे क्या लिखेंगे, लुमिनल। और अगर मेरे पास एनाल्जेसिक्स का एग्जांपल लिखना है तो क्या लिखेंगे, नोवाल्जिन या फिर आइब्यूप्रोफेन, हम लोग क्या करेंगे वहां पे एग्जांपल लिखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट सॉलिड स्टेट का है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और कौन सा, फेरोमैग्नेटिज्म। ये भी हम कुछ दिन पहले ही बताए हैं। तो सबसे पहला कौन सा, डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, पेयर्ड होगा। सारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर्ड होता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। दे आर वीकली मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ये मैग्नेटाइज होता है। डायमैग्नेटिज्म इज शोन बाय दो सब्सटेंसेस इन विच ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। यही हम बोल रहे थे कि सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए, पेयर्ड होना चाहिए। अगर सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा तो वहां पे क्या होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल देयर मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर। यहाँ पे जैसे अपवर्ड स्पिन होगा और क्या होगा, डाउनवर्ड स्पिन, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। जब कैंसल आउट कर देगा तो कुछ होगा नहीं वहां पे। जैसे एग्जांपल हो गया H2 हो गया, NaCl हो गया, C6H6 आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस। तो हमको ध्यान रखना है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब होता है जिसमें सारा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, पेयर्ड होगा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। दोनों एक दूसरे को क्या कर लेगा, वहां पे कैंसल आउट कर देगा। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। दे आर मैग्नेटाइज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। इसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन उस केस में क्या हो रहा था, डायमैग्नेटिज्म के केस में क्या हो रहा था, अपोजिट में।
दे लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग हटा दें तो वहां से क्या हो जाएगा, उसका मैग्नेटिज्म भी वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो अपना मैग्नेटिज्म को क्या कर देगा, लूज कर देगा। पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म का मतलब होता है जिसके पास क्या होगा, एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा, जैसे O2 हो गया, कॉपर 2+ हो गया, Fe3+ हो गया, Cr3+ हो गया, आर सम एग्जांपल्स ऑफ सच सब्सटेंसेस। तो ये सबका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम लोग को मालूम चल जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हमको क्या मिलेगा, अनपेयर्ड मिलेगा। नेक्स्ट कौन सा है, फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म जैसे कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे मान लेते हैं आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल एंड गैडोलिनम आर अट्रैक्टेड वेरी स्ट्रांगली बाय अ मैग्नेटिक फील्ड, सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जब स्ट्रांगली क्या करेगा, जब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो उस टाइप का सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो बिसाइड्स स्ट्रांग अट्रैक्शन दीज सब्सटेंसेस कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। इसको जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है हम लोग इसको परमानेंटली भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर देंगे। हम लोग अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग हटा भी देंगे तो हम लोग को मतलब नहीं है, एक बार उसको मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या कर देंगे, हटा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। In solid state, the metals ion of the ferromagnetic substances are grouped together into small regions called domains. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, domains. Thus each domain act as a tiny magnet. जो भी domains है वो कैसे act करेगा, as a tiny magnet की तरह। In an unmagnetized piece of a ferromagnetic substances, the domains are randomly oriented. जो domains जो होता है वो क्या होगा, randomly oriented होगा, and their magnetic moments क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा। When the substance is placed in a magnetic field, जब हम लोग substance को क्या करेंगे, प्लेस करेंगे कहां पे, मैग्नेटिक फील्ड में all the domains get oriented in the direction of the magnetic field। ऊपर में क्या था, डोमेन जो था वो रैंडमली ओरिएंटेड था, लेकिन जब हम लोग वहां पे क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लेकर आएंगे तो वहां पे क्या होगा, सारा डोमेन जो होगा वो ओरिएंट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में, एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। This ordering of domains persists even when the magnetic field is removed and the ferromagnetic substance become परमानेंट मैग्नेट। तो हम लोग वहां से मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तो भी हम लोग को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार वो क्या हो चुका है, मैग्नेटाइज हो चुका है। तो ये सब है डोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि राइट फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और दूसरा क्वेश्चन है 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर 30 मिनट्स, व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट एट कैथोड। तो सबसे पहला जो है वो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग देखेंगे, इसका एक्चुअली टोटल 2 है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों ही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले फैराडे क्या चीज पे काम किए थे, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ये क्या किए बताएं। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास एंड द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड। तो कितना हम लोग क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, देंगे, और कितना सब्सटेंस जो होगा वो लिबरेट होगा एट द इलेक्ट्रोड इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो कितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे, और कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या कितना क्वांटिटी जो होगा वो क्या करेगा, लिबरेट करेगा, उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और ये दिए कौन थे, फैराडे दिए थे, फैराडे साइंटिस्ट थे। तो ये 2 लॉ दिए थे। तो सबसे पहला जो लॉ था वो फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से हम लोग इसको क्या करते हैं, जानते हैं। तो क्या है, द मास ऑफ अ सब्सटेंस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे जो मास ऑफ सब्सटेंस जो लिबरेट होगा किस चीज में, इलेक्ट्रोड में, वो उतना ही लिबरेट होगा जितना हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, पास करेंगे। मतलब वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट जितना इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतना ही मास क्या करेगा, वो डिपॉजिट करेगा। ये कौन सा लॉ था, फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस था। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली देखते हैं। तो मैथमेटिकली क्या था, हम लोग क्या किए, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। तो I इक्वल टू हम लोग को मालूम है q बाई कितना होता है t, तो q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू कितना होगा t। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो q की जगह पे कितना होगा it, फिर कितना होगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे एक कांस्टेंट लेके आ गए, तो वहां पे क्या आ गया z, तो z इंटू I इंटू कितना हो गया t। तो Q जो था वो क्या था, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, और I जो है वो करंट था, किस चीज में था, एम्पियर में, और टाइम T जो है वो किस में है, सेकंड में, और Z जो था
जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ईसीई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में यहां क्या था, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, और वो किस चीज में कनेक्टेड है, सीरीज में, देन द मासेस ऑफ द सब्सटेंसेस जो लिबरेट करेगा, जो मास ऑफ सब्सटेंस जो वहां पे लिबरेट करेगा, वो कैसे करेगा, आर इन द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट में। केमिकल इक्विवेलेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग डाल रहे हैं, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो किस चीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो वहां पे जो सब्सटेंस जो लिबरेट होगा, जो सब्सटेंस लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वो कौन सा रेशियो में होगा, इन द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस में क्या होगा, वो जनरेट होगा। तो केमिकल इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो कितना इलेक्ट्रॉन वहां पे रिक्वायर्ड होगा क्या करने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए, और द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स। तो ये डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, दो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, एक AgNO3 है, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, कॉपर सल्फेट है, और इसको हम लोग क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए किस चीज में, सीरीज में, और सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सेल। तो देन द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हम लोग कितना मान लिए, x ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, एंड टू दैट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन सेल ए कितना हो रहा है, y ग्राम, इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर केमिकल इक्विवेलेंट मासेस। तो हम लोग को मालूम है, यहां से हम लोग लिखेंगे कैसे, मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ Ag, यहां पे कितना था कॉपर का x, और यहां कितना हो रहा था, y डिपॉजिट हो रहा था, इक्वल टू कितना होगा, केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, कॉपर का, और इक्वल टू डिवीजन में कितना जाएगा, केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका, Ag का, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ZCu अपॉन कितना, Z ऑफ Ag हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो नाउ ईच कॉपर, जैसे Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लेते हैं Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस के में हम लोग क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, कॉपर में। अगर मेरे पास Ag प्लस है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, तो किसमें, ये Ag में कन्वर्ट होगा। तो ये बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे लिख दिए 10 केमिकल इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर कितना होगा, 63.5 अपॉन कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, और Ag को कितना, Ag का मास कितना होता है, 108 अपॉन कितना 1, तो दोनों क्या होता है, बराबर। तो x बाई y इक्वल टू कितना, 63.5 डिवाइडेड बाई कितना 2 जो है वो इसका है, तो 2 इंटू कितना 108। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या था, न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन था वो क्या बोल रहा था, न्यूमेरिकल बोल रहा था कि 2 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर 30 मिनट्स के लिए, मतलब टाइम दिया हुआ, करंट दिया हुआ 2 एम्पियर दिया हुआ, कैथोड में बात कर रहा है। तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम यहाँ पे है, तो टाइम जो है वो कितना है, 30 मिनट है, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 30 इंटू कितना 60, तो कितना हो गया 1800 सेकंड। और करंट जो था यहाँ पे, जो क्वेश्चन में जो करंट जो था, करंट कितना यहाँ पे दिया हुआ था क्वेश्चन में, करंट जो था वो कितना दिया हुआ था यहाँ पे क्वेश्चन में, 2 एम्पियर दिया हुआ है। करंट कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है, और हमको निकालने किस चीज में बोला है, कैथोड में। और कैथोड में हम लोग को मालूम है क्या होता है, रिडक्शन होगा, रिडक्शन। अगर कोई CuCl2 को अगर ब्रेक करेगा, किसमें टूटेगा, Cu2 प्लस प्लस किसमें टूटेगा, Cl माइनस। तो Cu2 प्लस है, कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कॉपर, कॉपर। तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, मेरा ट्रांसफर्ड हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रांसफर्ड हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या निकालेंगे, I इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन T होता है, तो Q इक्वल टू कितना होगा, I इंटू टी। करंट जो है वो कितना है, करंट जो है वो मेरे पास कितना है, 2 एम्पियर, और टाइम कितना है 1800 सेकंड, तो कितना हो गया 3600, 3600 क्या हो गया मेरा, ये आ गया। I इक्वल टू क्यू अपॉन कितना हो गया, T। तो कितना मास क्या करेगा, मास ऑफ कॉपर यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट होगा, तो मास ऑफ कॉपर जो होगा वो कितना डिपॉजिट होगा। तो डिपॉजिट करने के लिए तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड
इक्वल टू कितना डिपॉजिट होगा, मोलर मास इंटू कितना चार्ज अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू क्या होगा कांस्टेंट, मतलब फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। वैल्यू पुट कर देते हैं। मोलर मास का बात किया जाए तो कितना 63 पॉइंट कितना 5 इनटू चार्ज जो हम लोग निकाले थे, चार्ज जो निकाले थे वो कितना निकाले थे 3600, इलेक्ट्रॉन्स कितना 2 और फैराड कितना 96,000 कितना हो गया 500 कूलम, 96,500। तो वैल्यू जो आएगा वो करीबन 1.184 ग्राम के करीबन आएगा आंसर, 1.184 ग्राम के अप्रोक्स जो होगा इसका आंसर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाने बोला है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। यहाँ पे H3PO4 है, तो H3PO4 का बनाएंगे तो यहाँ क्या है फॉस्फोरस है, तो फॉस्फोरस ग्रुप 15 का 5 बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा OH OH और यहाँ क्या बन जाएगा OH, 5 बॉन्ड कंप्लीट, सब कंप्लीट। H3PO3 है, यहाँ पे भी क्या बनेगा P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ क्या हो गया H हो गया। क्लियर। PCl5 है, फॉस्फोरस का है, तो फॉस्फोरस फॉस्फोरस, यहाँ पे PCl5 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और यहाँ क्या हो जाएगा Cl, ये PCl5 हो गया। XCO3 है, तो जेनन जो है वो 8 बॉन्ड बना सकता है, ग्रुप 18 का है, तो जेनन हो गया डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, कितना हो गया 6 और एक क्या होगा लोन पेयर, एक लोन पेयर। XCO4 है, यहाँ पे क्या होगा जेनन फ्लोरीन 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 और यहाँ क्या होगा डबल बॉन्डेड हो, कितना बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, मतलब एक क्या है लोन पेयर होगा। ये है इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और दूसरा बोला है 10% वेट बाय वेट ग्लूकोज सॉल्यूशन का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the total number of moles of all the components present in the solution is called the mole fraction of that component। मतलब इंडिविजुअल अपॉन क्या टोटल निकालेंगे, इंडिविजुअल अपॉन क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे टोटल, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे निकालेंगे। तो हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं किसी को लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ, मान लेते हैं सॉल्यूट का लिख रहे हैं, और सॉल्यूट हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं XB, तो इसके लिए क्या लिखेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों होगा, तो यहाँ पे क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम लोग स्मॉल n से दिखा दे रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट n प्लस मोल्स ऑफ किस चीज का सॉल्वेंट, इसको हम लोग मान ले रहे हैं कैपिटल N। ये हो गया इंडिविजुअल अपॉन क्या टोटल, इंडिविजुअल अपॉन टोटल। अब दूसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका सॉल्वेंट, जैसे मान लेते हैं इसको X से, तो यहाँ पे क्या होगा जिसका निकालना है उसको लिखेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे कैपिटल N और बाकी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा N, ये हो गया। अब यहाँ पे दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं ऐड भी करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को मालूम है जो वैल्यू आएगा वो कितना आने वाला है, हम लोग को x से प्लस कितना होता है XB इक्वल टू 1, एक का निकालेंगे तो दूसरा निकल जाएगा, तो x से इक्वल टू कितना 1 माइनस कितना लिख सकते हैं XB लिख, ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जो बोला था वो कितना बोला था 10% क्या बोला था वेट बाई वेट बोल रहा है, इसका मतलब 10% जो है 10% ग्लूकोज है और 90% जो है एक्वा सॉल्यूशन है, तो एक्वा सॉल्यूशन मतलब क्या होगा वाटर होगा, 90% जो होगा वो क्या होगा वाटर होगा, मतलब 10% है मतलब कितना ग्राम, ये 10 ग्राम, 90% है इसका मतलब कितना ग्राम 90 ग्राम, 10% है मतलब 10 ग्राम और 90% है इसका मतलब क्या है 90 ग्राम। तो पहले मोल्स निकाल लेंगे, और ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है ये सब तो सीधे याद रखना है, मोलर मास जो होता है ग्लूकोज का वो कितना होता है 180 होता है। तो हम लोग निकालते हैं पहले, जब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकलेगा मोल्स, तो एन ऑफ निकालते हैं किसका ग्लूकोज का निकालते हैं, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास कितना है 10 अपॉन कितना होगा 180, एन ऑफ किसका वाटर का, तो गिवन मास कितना है 90, मोलर मास कितना होता है 18। तो हमको क्वेश्चन में किस चीज का निकालना था ग्लूकोज का निकालना था, ग्लूकोज का निकालना था, तो एन ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू कितना होगा एन ऑफ ग्लूकोज, एन ऑफ ग्लूकोज प्लस क्या होगा एन ऑफ वाटर, तो एन ऑफ ग्लूकोज निकाल लेते हैं तो कितना होगा 10 बाई कितना 180 अपॉन कितना होगा
10/180 प्लस 90 बाई कितना हो जाएगा 18, 90 बाई कितना हो जाएगा 18, और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 0.011 आएगा अप्रोक्स, 011 अप्रोक्स आएगा। ये चेक कर लेना सॉल्व करके, हम सॉल्व नहीं किए हैं, 0.011 अप्रोक्स आएगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई PQRS एंड T इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो SOCl2 है, थायोनाइल क्लोराइड है, तो थायोनाइल क्लोराइड है तो यहाँ पे क्या होगा CH3, C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे SOCl2 डालेंगे, यहाँ क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl बन जाएगा। ये बनता है, मतलब ये क्या हो गया P, यहाँ पे क्या डाला है H2PDBSO4 है, मतलब कौन सा है रोजेनमंड, रोजेनमंड। रोजेनमंड क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको किस में कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड में करेगा तो CH3 किस में कन्वर्ट हो गया CHO, मतलब ये क्या हो गया Q, Q। नेक्स्ट है CH3 CH2 COH है और Cl2 रेड फास्फोरस और H2O डाल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है इसको बोलते हैं HVZ रिएक्शन, हेल हुलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन। और हेल हुलार्ड जिलिंस्की रिएक्शन में क्या होता है अल्फा पोजीशन में हैलोजिनेशन होता है, तो अल्फा पोजीशन ये इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा होगा, तो यहाँ पे जब होगा तो यहाँ क्या बनेगा CH3, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या है Cl डाला हुआ तो Cl, और यहाँ क्या बन जाएगा CO। अल्फा है जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया बनेगा, अल्फा पोजीशन में लगता है। नेक्स्ट जिंक HgHCl है, तो यहाँ पे जिंक HgHCl है मतलब कौन सा है क्लेमेंसन है, क्लेमेंसन जो होता है वो किसमें कन्वर्ट करता है अल्केन में, तो अल्केन में जब कन्वर्ट होगा तो अल्केन में कन्वर्ट हो रहा है माने किसमें CH3 CH2, अरे क्या हो गया CH3 हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है CH3 CHO प्लस क्या है HCN है, HCN, तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे CH3 है C डबल बॉन्ड O और ये H है और ये क्या है HCN है, तो HCN को ब्रेक करेंगे H प्लस CN माइनस, ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ओपन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये H हो जाएगा, ये CN, इसको क्या कर देंगे हाइड्रोलाइज कर देंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे, ये माइनस अटैक यहाँ निकल गया, यहाँ क्या बन गया CH3, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ क्या बन गया C, साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। तो ये हम लोग का था, तो ये हम लोग का खत्म हो गया, सेट 1 हम लोग का खत्म, अभी सेट 1 ही आया हुआ है, तो ये हम लोग का खत्म हो चुका है। क्लियर, तो आई थिंक पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो बाकी जब फिर से जब नेक्स्ट सेट आएगा तो फिर हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।